कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारत की खोज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्यों का आना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पाठ, आर्यों का आना। नेहरू जी इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, आज हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब तक पता नहीं है। अर्थात ये कहाँ से बाहर से आए थे या यहीं के थे, इस बात का ठीक हमें पता नहीं है। यह संभावना, ध्यान दीजिए, संभावना व्यक्त की जा रही है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। अर्थात आर्यों की जो संस्कृति थी इसी भूमि की, इसी धरा अर्थात हमारे देश भारतवर्ष की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान व्यक्त कर रहे हैं लेखक, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है कि इन दोनों अर्थात आर्यों और द्रविड़ जो हैं दक्षिण भारत में जो द्रविड़ रहते हैं उनके और आर्यों के बीच समानता है, कुछ समानता है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। ये ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि क्या कि अगर मान लिया कि कुछ लोग बाहर से आए भी थे, मान लिया, ऐसा अभी हमारे पास ये प्रमाण नहीं है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ऐसा मान भी लिया कि मान लीजिए ये लोग बाहर से भी आए थे, तो ये मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता विकसित हुई थी, अर्थात उस समय जो मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था उससे वो पहले आए होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, अर्थात इन्हें बाहरी मानने का कोई तुक नहीं बैठता, इन्हें भारत का ही निवासी मानना ठीक रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अर्थात उसका समापन अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हुआ होगा या हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। किन कारणों से हुआ इसकी कोई व्याख्या हमें नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। आज भी सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। उस समय तो सोचिए नदियों पर बांध नहीं होते थे, वो बिना बांध के ही निश्चल बहती थी। अभी तो हम लोगों ने नदियों को बांध दिया है, जगह जगह पर उन्हें बांधों में जकड़ दिया है, जिससे उनका प्रवाह अवरुद्ध हो गया है बहुत कुछ। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बड़े बड़े बांध नहीं थे, तो नदियों में भयंकर बाढ़ आती थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। हम लोग ऐसा लेखक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि मान लेते हैं मौसम में परिवर्तन के कारण, रेगिस्तान के प्रसार के कारण इस सभ्यता का नाश हो गया हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो पश्चिमी अंचल है, जो थार का रेगिस्तान है, वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रेगिस्तान का प्रहार है, माफ़ कीजिएगा, प्रसार है। तो इस कारण से भी इसका नाश होना संभव हो सकता है। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई से निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं कि
ऐसी संभावना है कि रेगिस्तान के प्रसार के कारण जो भवन होते थे वो बालू के तह के नीचे दब जाते थे, तो लोग क्या करते थे, उसी के नींव पर और ऊंचा भवन निर्माण करते थे। तो ऐसी 3 मंजिला मकानें वहाँ पर मिली हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। यानी पहले यह इलाका कैसा रहा होगा, यह बहुत ही उपजाऊ रहा होगा, लेकिन रेगिस्तान के प्रसार के कारण यह अनुपजाऊ हो गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने इन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। हम लोग जानते हैं कि मौसम के परिवर्तन के कारण हम उसके अनुसार हम मौसम पर ही आश्रित हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर वर्षा ही ना हो, जल की समस्या हो जाए, जल ही प्राप्त ना हो, तो लोग वहाँ पर कैसे रह सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग वहाँ से हटते जाते हैं और उन स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें सहजता से जल की प्राप्ति होती है, उपजाऊ ज़मीन प्राप्त होती है, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। और यहाँ तो रेगिस्तान का ही प्रसार हो रहा है, जिसके चलते ये हटते गए। प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है ही कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं है कि इसका फैलाव गंगा घाटी से भी और अधिक आगे तक रहा होगा। वह बालू जिसने इसमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। यानी एक तरफ से हम लोग क्या देखते हैं कि जिस बालू ने इस सभ्यता को नष्ट किया, उसी बालू ने उस सभ्यता के अवशेष को बचाए रखा। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या उसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। यानी एक बार में वो नहीं आए थे, कई बार में आए थे, और उनके आने से कुछ परिवर्तन हुए इस सभ्यता में। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें बहुत बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा में भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जब्ज होती रही हों। यानी ये थोड़ी थोड़ी करके आती रही और इस सभ्यता में समाती गई, यानी इस सभ्यता के ये अंग बन गई। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। यानी इस मेलजोल के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सबसे पहला प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रह गई। यानी जितनी भी यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पाठ में पढ़ लिया था, हमारी विविधता, हमारी सभ्यता की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से बाहर से आने वाली जातियाँ इस सभ्यता के खिंचाव, इस सभ्यता की शक्ति, जो इसकी सांस्कृतिक शक्ति है, उसके प्रभाव में आकर धीरे धीरे इसी सभ्यता और संस्कृति का अंग बनती चली गई और अपने आप को इसमें उन्होंने विलीन कर दिया और संपूर्णतः भारतीय सभ्यता का विकास हुआ।
तो आज हम लोगों ने आर्यों का आना पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में।